आज हम एक ऐसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में हम सब जानते हैं, इंटरव्यू। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका एक दूसरा, ज्यादा गहरा पहलू भी है? सोचिए जरा, एक तरफ तो इंटरव्यू को सच सामने लाने का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है, और दूसरी तरफ कई लोगों को ये अपनी निजी जिंदगी में एक दखलंदाजी जैसा लगता है। तो सवाल यह है कि ये आखिर है क्या, एक कला या फिर एक हमला? तो आखिर सच क्या है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं वो मानते हैं कि इंटरव्यू अपने सबसे ऊंचे रूप में एक कला है, एक ऐसा माध्यम जो हमें हमारे समय के लोगों की, उनकी सोच की एक जीती जागती तस्वीर देता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बहुत से लोगों के लिए, और खासतौर पर जानी मानी हस्तियों के लिए, इंटरव्यू एक तरह की चोरी है। उन्हें लगता है कि जैसे पुराने जमाने में लोग मानते थे ना, कि तस्वीर खींचने से इंसान की आत्मा का एक हिस्सा छिन जाता है, बस कुछ वैसा ही उन्हें लगता है कि इंटरव्यू के बाद वो थोड़े कम हो गए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये महसूस करने वाले कोई आम लोग नहीं, बल्कि इतिहास के कुछ सबसे बड़े और क्रिएटिव दिमाग वाले लोग थे। जैसे कि नोबेल प्राइज विनर वीएस नायपॉल को ही ले लीजिए। उनका मानना था कि इंटरव्यू लोगों को लिटरली घायल कर सकता है, उनसे उनका एक हिस्सा छीन लेता है। और फिर है एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर लुइस कैरोल। वो इंटरव्यू देने के ख्याल से इतना डरते थे, इतना ज्यादा, कि उन्होंने पूरी जिंदगी एक भी इंटरव्यू देने से मना कर दिया। एक भी नहीं। रुडयार्ड किपलिंग तो और भी दो कदम आगे थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा, मैं इंटरव्यू क्यों दूं? क्योंकि ये इमोरल है, ये एक जुर्म है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई मुझ पर हमला कर दे। शायद सबसे परेशान करने वाली बात कही उपन्यासकार सॉल बेलो ने। उन्होंने इंटरव्यू के अनुभव को एक ऐसी तस्वीर दी है जिसे सुनकर ही घुटन होने लगती है। उन्होंने कहा, यह ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपके गले पर अपने अंगूठों के निशान छोड़ दिए हों। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस सबसे बचने का कोई रास्ता है? क्या कोई है जो इस दुनिया में आराम से रह पाया? हाँ, बिल्कुल। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जीनियस स्कॉलर और नॉवेलिस्ट उम्बर्तो इको। उम्बर्टो इको, एक ऐसा नाम जो हर चीज से जुड़ा था। नॉवेल्स, भारी भरकम एकेडमिक किताबें, निबंध, यहाँ तक कि बच्चों की किताबें भी। वो इतना ज्यादा और इतना कुछ लिखते थे कि उनके साथ के लेखक भी बस सोचते रह जाते थे। और जाहिर है सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर एक अकेला इंसान इतना सब कुछ करने का वक्त निकालता कैसे है? इको का पहला जवाब तो बड़ा सीधा साधा था। वो कहते थे कि देखो, मैं हमेशा एक ही तरह के नैतिक और दार्शनिक सवालों से जूझ रहा होता हूँ। बस फर्क इतना है कि कभी मैं उन्हें बच्चों की कहानी के जरिए बताता हूँ, तो कभी एक अकादमिक पेपर के जरिए। लेकिन उनका एक असली सीक्रेट वेपन भी था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे वो इंटरस्टिसेस कहते थे। मतलब हमारी जिंदगी के बीच के वो खाली पल, वो छोटे छोटे गैप्स, जैसे लिफ्ट का इंतजार करना या किसी मीटिंग के शुरू होने का। वो पल जिन्हें हम और आप बस यूं ही गवा देते हैं। उन्होंने इसे एक बार ऐसे समझाया। कल्पना कीजिए कि कोई लिफ्ट से पहली मंजिल से तीसरी मंजिल पर मेरे पास आ रहा है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। अब उस खाली इंतजार के वक्त में मैं एक पूरा आर्टिकल लिख चुका हूं। सोचिए जरा, वक्त का ऐसा इस्तेमाल। और ये कमाल का डिसिप्लिन, ये आता था अपनी पहचान की एक बहुत गहरी समझ से। एक ऐसी पहचान जो उस पहचान से बिल्कुल अलग थी जो दुनिया ने उन्हें दी थी। देखिए, दुनिया उन्हें एक बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट के तौर पर जानती थी, एक फेमस राइटर। लेकिन जब इको खुद को आईने में देखते थे तो उन्हें कुछ और ही नजर आता था। इस बात को ऐसे समझिए, उन्होंने 40 से ज्यादा स्कॉलरली किताबें लिखी, लेकिन पब्लिक की नजरों में उनकी पहचान सिर्फ उनके 5 नॉवेल से बनी। वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे और कहते थे कि ये कोई मजाक नहीं है। मैं खुद को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूं जो बस संडे को नॉवेल्स लिखता है। मेरी असली पहचान एकेडमिक कम्युनिटी से है। इसीलिए वो राइटर्स क्लब में नहीं, बल्कि एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते थे। और उनकी जो ये पब्लिक इमेज थी, एक नॉवेलिस्ट वाली, उसे सबसे ज्यादा पक्का किया उनके 1980 के नॉवेल द नेम ऑफ द रोज ने। और इस किताब की जो कामयाबी थी, वो किसी को भी उम्मीद नहीं थी।
सबसे मजेदार बात तो सुनिए, उनकी अपनी अमेरिकन पब्लिशर को लगा था कि ये किताब अमेरिका में बुरी तरह पिट जाएगी। उनका कहना था, एक ऐसे देश में जहां किसी ने कैथीड्रल नहीं देखा और कोई लैटिन नहीं पढ़ता, वहां 3000 कॉपी से ज्यादा बिकने की उम्मीद मत रखिए। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। सिर्फ यूएस में ही इसकी 20 से 30 लाख कॉपियां बिक गई। और इसने इको की एक बात को साबित कर दिया कि पढ़ने वाले हमेशा आसान और हल्की फुल्की चीजें नहीं चाहते। लेकिन कमाल की बात यह है कि उम्बेर्तो इको खुद, जो सिंबल्स और इंटरप्रिटेशन के मास्टर थे, वो भी इस पहेली को नहीं सुलझा पाए। वो भी ये नहीं समझ पाए कि ये किताब करोड़ों लोगों से कैसे जुड़ गई। वो हमेशा कहते थे, इस किताब की सफलता एक रहस्य है, कोई नहीं बता सकता कि ये उस वक्त इतनी क्यों चली। और यहीं पर यह कहानी हमें एक ज्यादा बड़े और गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज के जमाने में जब चारों तरफ सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट है, तो वो कौन सी खास बात है, वो कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो किसी एक आइडिया को करोड़ों लोगों के दिलों से जोड़ देता है? शायद असली रहस्य इंटरव्यू नहीं है, बल्कि ये है कि हम अपनी असल पहचान को खोए बिना इस दुनिया से कैसे जुड़ सकते हैं।